देखो, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ले चुके हैं हीट और इंटरनल एनर्जी। अब हम लोगों को लेना है वर्क वाला। तो सपोज दिस इज अ कंटेनर जिसमें गैस है और पिस्टन यहां है। अभी गैस है यहां पे। प्रेशर का फॉर्मूला लिखेंगे, F upon A. So F is equals to P into A, where A is the area of this piston और गैस का प्रेशर P। ठीक है। नाउ सपोज पिस्टन हम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर मूव कर दिया, वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये पिस्टन यहां से यहां मूव किया है, यहां से यहां, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। ठीक है, तो गैस है पूरी यहां फील्ड। पहले पिस्टन यहां था, प्रेशर का फॉर्मूला लिख लिया, फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट रखेंगे तो वर्क डन, जैसे हम हमेशा लिखते हैं, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देख, ठीक है। F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। F की वैल्यू आएगी P इंटू A इंटू dx। अब ध्यान से देखो, ये टर्म ढूंढो उसमें। ठीक है, अब ये देखो, ये एरिया इंटू हाइट, यानी पहले पिस्टन जहां था यहां, अब पिस्टन यहां आ गया, तो इसको मैं बना दूं तो ये सिलेंडर बन गया। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा A इंटू H, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस A ही रखेंगे और हाइट की जगह लिखेंगे dx। तो समझ में आ रहा है कि देखो, A इंटू dx की जगह हम लिखेंगे BV, चेंज इन वॉल्यूम। याद है ये वर्क डन का फॉर्मूला बोला था, P इंटू dV, जब वो स्पेसिफिक हीट का बताया था। तो ये देख लो एक बार, तो ये अगर मैं देखूं तो इतना सिलेंड्रिकल है यहां से यहां तक वो, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो हाइट है dx, एरिया इंटू dx यानी चेंज इन वॉल्यूम। अगर किसी ने पूछा टोटल वर्क डन, सो इंटीग्रेशन करेंगे इसको, P dV, वॉल्यूम चेंज हो रहा तो यहां लिखेंगे इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। सो इसका आंसर आएगा, dV का आंसर V, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इट विल बी VF माइनस VI। तो ये डायरेक्ट है। देखिए ये हो गया आंसर वर्क डन। नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। वर्क डन का है अभी बाकी। कल ही बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, इंडिकेटर डायग्राम मतलब क्या होता है, P और V के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएंगे, दैट डायग्राम इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम। प्रेशर और वॉल्यूम, ये बेटा ना नोट डाउन कर लो। इधर तो इंडिकेटर डायग्राम बना है, अलग अलग केस है, देख लो एक बार। ये P, ये V, तो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है बेटा, देखो ये ऐसा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अभी वर्क डन का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, वर्क डन स्मॉल ही लिख लेते, P इंटू dV, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो अगर मैं यहां से डॉटेड लाइन बना रहे हैं, ग्राफ जो बनाया है मैंने वो रेड कलर वाला, इतना ही है ग्राफ। हाँ, ये ग्राफ हो गया।
ये ग्राफ हो गया। इसके नीचे का जो एरिया है वो कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर द ग्राफ, ये यहां कर देते समझो V2, यहाँ V1 फाइनल और ये इनिशियल, और ये P है, प्रेशर तो कांस्टेंट ही दिखा है वहां पे, स्ट्रेट लाइन है मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। आगे देखो P V2 माइनस V1, P BV मतलब V2 माइनस V1, तो एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव वर्क डन। देखो तो याद रखना P और V प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दिया है, तो ग्राफ के नीचे का एरिया अगर आप लोग निकाल लेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ, ये है एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ अगर आप फाइंड आउट करेंगे P और V, ठीक है, ध्यान रखो ये है P और ये है V। एरिया अंडर द ग्राफ अगर हम लोगों ने निकाला है तो P और V के बीच में है ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव वर्क डन, याद रखना। अब देखो एरो पे भी डिपेंड करेगा, अगर मैं एरो ऐसा निकालूं, इस लाइन पे एरो दे दिया मैंने इधर वाली डायरेक्शन में, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज, तो हम लिखेंगे वर्क डन है पॉजिटिव, क्योंकि क्या है? एक्सपांशन। वर्क डन पॉजिटिव क्योंकि क्या है? एक्सपांशन। ठीक है, ये समझ में आया? एरो देख लो, मैं मिटा रहा हूं उसको, यानी हमारा ये ग्राफ है और हमने ऐसा एरो दिया। अगर मैं एरो की डायरेक्शन बदल दूं, ये ऐसे कर दूं एरो की डायरेक्शन, देखो यानी वॉल्यूम पहले ज्यादा था फिर कम हो रहा, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा, तो वर्क डन आएगा निगेटिव, और ये है कंप्रेशन, कंप्रेस कर रहे हैं हम गैस को, तो एरो देखना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा या वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा, उस पर डिपेंड करेगा वर्क डन। देखो तो ये ग्राफ पता है और ले रहे हैं, एक्सपांशन अगर हो रहा, ध्यान रखना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा तो वर्क डन क्या लेना? पॉजिटिव, और अगर कंप्रेशन हो रहा, वॉल्यूम डिक्रीज, जैसे यहाँ एरो दिया है, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, इनिशियल वॉल्यूम कम है, इसलिए हमने फाइनल इनिशियल लिखा नहीं, 1 2 लिखा, ये है इनिशियल ये है फाइनल, वॉल्यूम कम हुआ है मतलब गैस को हमने कंप्रेस किया है, तो वर्क डन निगेटिव, ये याद रखना। तो इसी ग्राफ में एरो की डायरेक्शन अगर बदल दें तो वर्क डन उतना ही रहेगा, बट इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव। एक्सपांशन रहा तो पॉजिटिव, कंप्रेस कर रहे तो वर्क डन निगेटिव। देखो ये ठीक है, तो ये बेटा है नोट डाउन करना है, याद रखना। इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं ना P और V के बीच में, अब ये ध्यान रखना, ये बेटा। अब मान लो सपोज ग्राफ ऐसा बना लिया हम, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन, अब एरो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, प्रेशर चेंज हो रहा मगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, देखो स्ट्रेट लाइन है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो याद रखना ये वाली केस में वर्क डन जीरो, या यहां लिखो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वर्क डन जीरो, प्रेशर चेंज हो रहा, ठीक है, तो इसको हटाइए, यही रखो इसको, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन जीरो, तो ऐसा ग्राफ आया जहां वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो। देखो ठीक है, तो ये भी नोट डाउन करो, सेकंड ग्राफ एक और बता देना, देखो ऐसे निकाल रहे ग्राफ, अभी हमने स्ट्रेट लाइन बनाए थे तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, ये है वॉल्यूम V, तो यहां से डॉटेड लाइन, यहां से डॉटेड लाइन, तो ये है हमारा वॉल्यूम V2, ये है वॉल्यूम V1, और मैं अगर एरो ऐसा दे दूं तो मतलब पहले वॉल्यूम ज्यादा है बाद में वॉल्यूम कम हो गया, एरो देखो तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, सॉरी वॉल्यूम क्या हुआ है? इंक्रीज, उल्टा हुआ, कैसे बताया था देखो,
पहले प्रेशर ज्यादा है, बाद में प्रेशर कम हुआ, प्रेशर देखना, ये वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम कम है, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, इंक्रीज हुआ है ना, इस ग्राफ को मत देखना ऐसे, वॉल्यूम की वैल्यू देखो, ये इनिशियल है, इसको हम वी आई कर रहे थे एरो के हिसाब से, और ये वी एफ, सो वी कैन से वी एफ इज ग्रेटर देन वी आई, तो एक्सपांशन हुआ है, यानी ये वाले इसमें अभी वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव, और वर्क डन के लिए हम लोग एरिया निकालेंगे। अब ये कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो एरिया निकालने के लिए हम ऐसा करेंगे, ये हमारा हुआ है पहले स्मॉल dv थिकनेस का ये ले लिया हमने स्ट्रिप, और अगर यहाँ पे प्रेशर देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ले लो, ये है प्रेशर समझो P, तो इस स्ट्रिप का एरिया लिखेंगे पहले, दैट विल बी स्मॉल वर्क डन इज इक्वल्स टू P इनटू dv, यानी वही फॉर्मूला बस ग्राफ पर से, तो स्ट्रिप का एरिया अगर निकल गया तो टोटल एरिया निकालना है यहाँ से यहाँ तक, तो हम वर्क डन करेंगे इंटीग्रेट v2 v1 माइनस v2, और ये आएगा P dv, तो वापस से वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा P इन ब्रैकेट v2 माइनस v1, वही है पर ग्राफ पर से। तो पहले स्मॉल स्ट्रिप जिसकी थिकनेस dv है, प्रेशर अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है, समझो इतने इस एरिया में, तो हम लोग इस स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे, टोटल एरिया निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो उसके लिए इंटीग्रेट करेंगे, ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला। अब एरो की डायरेक्शन देखना, अभी फिलहाल ये है, हाँ, अब ये लिख लो पहले, तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है तो वर्क डन पॉजिटिव, क्योंकि क्या हो रहा, एक्सपांशन। अगर एरो की डायरेक्शन बदल दी जाए ये ऐसे, तो ये इनिशियल हो जाएगा और ये फाइनल हो जाएगा, तो फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा होगा वॉल्यूम तो वर्क डन पॉजिटिव, और कंप्रेस हो रहा होगा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा तो वर्क डन नेगेटिव, ये याद इतना देख लो पहले, फिर आगे चलो। याद रखना, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, ग्राफ पर से देखना, वॉल्यूम हो रहा इंक्रीज, यानी हम लेंगे एक्सपांशन, तो वर्क डन लेना पॉजिटिव। अगर वॉल्यूम हो रहा डिक्रीज तो हम समझेंगे कॉम्प्रेशन, और वर्क डन लेना नेगेटिव बाय द गैस, ठीक है। तो ग्राफ पर से पहचान करना चाहिए वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन नेगेटिव। वॉल्यूम देखना, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा तो वर्क डन पॉजिटिव, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा तो वर्क डन नेगेटिव। एरो जो मैंने चेंज किए थे, एरो पे ध्यान रखना कि एरो किधर से किधर दिया है ग्राफ में। अब देखो, अब हम ले रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस, हाँ वर्क डन नहीं है, डायग्राम साइक्लिक प्रोसेस कैसे रहती है वो देखो, ये है P, वही इंडिकेटर डायग्राम में बना रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का 2 पॉइंट है, तो पहले हम यहाँ से यहाँ गए, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, फिर हम ये एरो यहाँ से फॉलो करके यहाँ पे वापस आ गए, जिस पॉइंट से शुरू किया था वही पॉइंट पे वापस आ गए, साइक्लिक है, ठीक है। अब ध्यान दो, सुनना ये ध्यान से, ये सेकेंड पार्ट है हमारा, तो इन दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं
नीचे लिख देता है इसको। एक जैसा शायद नहीं बने, पर आप लोगों ने एक जैसा बनाने की कोशिश करना। ये देखो ऐसे, ये P और ये V, 2 पॉइंट मार्क कर लो, ये और ये पहला ग्राफ ऐसा है, ये एरो है, ठीक है। दूसरा ग्राफ बनाते हैं। नेक्स्ट इज ये पॉइंट ए, एक जैसा बनाने की कोशिश करना, ये B, ये दूसरा ग्राफ ऐसे, ये सेकेंड पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, दिख रहा। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, यहां से डॉटेड लाइन नीचे निकाल रहा है, इसका एरिया निकाल लेंगे, और यहां से डॉटेड लाइन नीचे निकालेंगे और इसका एरिया निकालेंगे। तो ये एरिया जो निकला अंडर द ग्राफ, ये है वर्क डन W1, ये एरिया निकला W2। डेफिनेटली ध्यान से देखो, इसके नीचे का एरिया कम रहेगा और इसके नीचे का एरिया ज्यादा रहेगा, तो वी कैन से W1 इज लेस देन W2, ठीक है। ध्यान दो, समझो ये। तो अगर ऐसा ग्राफ आया तो पहले इसका वर्क डन निकालो, ये, फिर इसका वर्क डन निकालो, ये, फिर दोनों को माइनस करो, या फिर ध्यान से सुनना, इतना एरिया एक्स्ट्रा है तो आप उस लूप का एरिया भी निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ लूप साइक्लिक है ना, तो लूप में आएगा इट इज W2 माइनस W1। ये पूरा एरिया में से ये एरिया माइनस कर दो, तो ये जो एरिया है समझो इतना लीस्ट वाला, ये एरिया हमारे को मिल जाएगा। तो वही मैं यहाँ बोल रहा कि ऐसे अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी करेंगे तो भी चल जाएगा। ये लूप का एरिया अगर आप निकाल सके, ये तो समझो रैंडम डायग्राम है, हम ट्रायंगल वगैरह भी लेके बताऊंगा, तो ये देखिए एक बार, ये समझ में आया ना, इसका पूरा एरिया और इसका नीचे का, तो डेफिनेटली ये एरिया कम है, ये एरिया ज्यादा है, तो W2 माइनस W1 करो अलग अलग ग्राफ में से सॉल्व करके, या फिर इस शेडेड रीजन का एरिया निकाल लो, तो भी आपको फाइनल वर्क डन W2 माइनस W1 देखो। तो अगर ऐसे क्लोज फिगर है तो उस लूप का एरिया निकाल लेंगे, तो वर्क डन मिल जाएगा आप लोगों को W2 माइनस W1। और एक चीज याद रखना, ये ध्यान से लिख लेना, जैसे यहां बनाया मैंने क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज घड़ी के साथ में, सो अगर क्लॉकवाइज है तो वर्क डन लेना पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज रहा ये ग्राफ तो फिर लेना निगेटिव, ठीक है। तो ये याद रखना, क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन निगेटिव। अभी तो मैंने क्लॉकवाइज ही बनाया है, तो वर्क डन इस ये जो निकलेगा शेडेड रीजन वर्क डन पॉजिटिव लेना। अगर एरो की डायरेक्शन बदल दूं, पहले ये तो ये ग्राफ पहले आएगा, फिर ऐसा तो ये ग्राफ सेकंड हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो गया, डिक्रीज, तो डेफिनेटली आंसर W2 माइनस W1 का निगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो याद रखो, वो याद रखने की जरूरत नहीं है, क्लॉकवाइज अगर है तो याद रखो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज अगर एरो होंगे, जैसे ये साइक्लिक है तो क्लॉकवाइज दिख रहा, अगर एंटी क्लॉकवाइज निकालता तो वर्क डन क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। तो ये समझना कि ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों को माइनस करेंगे तो आपको ये ग्राफ मिलेगा। तो ये थोड़ा सा लिख लो, फिर हम एक दो ग्राफ समझा देते हैं। साइक्लिक प्रोसेस है, जहां से शुरू किए थे इधर गए फिर इधर आए, वहीं वापस आ गए, तो इसके नीचे का एरिया और इसके नीचे का एरिया अलग अलग है, तो डेफिनेटली ये एरिया ज्यादा है, ये एरिया कम है, W2 माइनस W1 लेंगे वर्क डन के लिए, नहीं तो फिर ये जो शेडेड रीजन है इतना, इसका भी निकाल लेंगे, तो W2 माइनस W1 यानी वर्क डन आपको मिल जाएगा। देखो नोट डाउन कर लो, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला जो बताया वो याद रखना। तीनों ग्राफ पी भी किया,
देखो अब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये ग्राफ इधर फिर इधर फिर इधर, यानी जहां से शुरू किए थे वहीं पे वापस आ रहे, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ अगर आया, अभी बताया कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस शेडेड रीजन का एरिया निकाल लो, दैट विल गिव वर्क डन। तो अभी एरिया का फॉर्मूला या हम बोल सकते हैं वर्क डन, इट इज हाफ बेस, तो यहाँ लेंगे ये, यहाँ लेंगे ये V2 ये V1, तो V2 माइनस V1 इंटू हाइट, यानी ये इधर और ये इधर, ये V1 ये V2, यहाँ लिखेंगे V2 माइनस हाफ बेस इंटू एक ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, रेगुलर शेप है और क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव ही लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल में वर्क डन पॉजिटिव लेना, जो भी आंसर निकले पॉजिटिव लेना। ग्राफ ऐसे भी हो सकता है बेटा, देखो यहां से शुरू कर रहे हैं, ऐसा ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, तो ये है शेडेड रीजन हमारा, इसका एरिया निकाल लो, यू विल गेट वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, दिस इज V2 दिस इज V1, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, दिस इज P2 एंड दिस इज P1, ठीक है। सो वर्क डन का फॉर्मूला यानी एरिया निकाल लेंगे, तो इट विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ रेक्टेंगल का, V2 माइनस V1 P2 माइनस P1, पर यहाँ देखेंगे तो हमने एंटी क्लॉकवाइज निकाला है, तो जब न्यूमेरिकल लेंगे तो आंसर क्या ले लेना उसका, निगेटिव। यहाँ क्लॉकवाइज है तो आंसर क्या ले लेना, पॉजिटिव। सॉल्व ऐसे ही करना, पर पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखना। हो सकता है जब आप सॉल्व कर रहे हो तो एक आंसर +4 दिया हो, एक आंसर -4 दिया हो, तो ठीक है 4 वैल्यू आ रही वो ठीक है, पर प्लस माइनस देखना। अगर क्लॉकवाइज है ये घड़ी की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, फिर ये टिक करना, ठीक है। ये हो गया इसका, देखो दोनों नोट डाउन करो। एक और बता दो, इसका उधर नहीं, इधर ही बता दें। अच्छा ये हटा दे दो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड बता रहा, ये मिटा देते पहले फर्स्ट और सेकंड फिर थर्ड। तो अभी वर्क डन ही चल रहा, तो वर्क डन याद रखना, मैंने पहले ही बताया पाथ पे डिपेंड करेगा, ये अपन ने कर्व लिया था उस पर से पता चला अपने को, जैसे हीट डिपेंड्स ऑन पाथ, वैसे ही वर्क डन आल्सो डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड, बट इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इसको पॉइंट फंक्शन भी बोलते हैं। ये हीट और ये वर्क डन, ये दोनों पाथ जो फॉलो होगा उस पर डिपेंड करेंगे। इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये हटा रहा है, फिर थर्ड वाला बना दूंगा, जगह चाहिए। तो याद रखो लूप में का एरिया निकाल लो, दैट विल गिव वर्क डन, और क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। अब मान लो ऐसा है, सर्कल ही बना लेते हैं, कहां से शुरू कर रहे हैं, सब यहाँ से कैसे शुरू कर रहे हैं, तो क्लॉकवाइज ही लिया है हम लोगों ने, तो ये है हमारा शेडेड रीजन, वर्क डन पॉजिटिव ही रहेगा, तो ध्यान दो यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, इट इज V2 दिस इज V1, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर और यहाँ से परपेंडिकुलर, दिस इज P2 एंड दिस इज P1। ध्यान देना हम क्या कर रहे हैं, एरिया यानी क्या मिलेगा, वर्क डन, इट इज इक्वल्स टू, सर्कल होता तो हम लिखते πr², ठीक है। अब πr² की जगह हम लोग लिख रहे हैं R1 इंटू R2, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना आप लोगों ने, पाई। हाँ पहले हम इन दोनों को अगर ले तो डायमीटर हो गया V2 माइनस V1,
v2 माइनस v1 पहली रेडियस डिवाइडेड बाय 2, रेडियस चाहिए ना। अब इन दोनों को अगर ले हम तो डायमीटर हो गया p2 माइनस p1, रेडियस चाहिए डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर को हमने ऐसे स्प्लिट किया r1 into r2 और ये लिखा, सो वी कैन राइट पाई बाय 4, 2 into 2 4, v2 माइनस v1 p2 माइनस v1, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ये जो हम ले रहे हैं ये डायमीटर है, हमको चाहिए रेडियस, तो हमने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ये डायमीटर हमको चाहिए रेडियस, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो r1 r2 सेम होंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला भी याद रखना, नोट डाउन कर लो। तो ये हमारा वर्क डन ऑलमोस्ट हो गया। फिर हम इसके बाद उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हो गया हीट इंटरनल एनर्जी वर्क डन। तो वर्क एंड हीट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड, याद रखो, बट इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन योर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो उसी को बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इसको FLOT शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिखे FLOT, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, तो वो था एनर्जी सप्लाई डेल्टा Q is used in two ways, to increase the internal energy and remaining to do work. ठीक है, जैसे इसमें भी बताया था ना अपने स्पेसिफिक हीट वाले में, mu Cp dt, this is the energy supply, it is used in two ways, to increase the internal energy, ये internal energy increase हो गई, plus remaining is used to do work, P dt, ऐसा वही है first law of thermodynamics। delta Q can be positive or negative. Positive when heat is supplied to the gas, गैस को हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं। नेगेटिव लेंगे when heat is drawn, यानी बाहर निकाल रहे हैं फ्रॉम द सिस्टम, ये हो गया डेल्टा Q। डेल्टा U, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये दे दिया इंक्रीजेस के लिए, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, if temperature decreases, internal energy also decreases। तो फर्स्ट केस में ये हम लेंगे पॉजिटिव, सेकेंड केस में उसकी वैल्यू लेंगे हम लोग नेगेटिव। तो डेल्टा U के लिए ये याद रखो, वर्क डन के लिए डेल्टा W पॉजिटिव नेगेटिव। जब होगा एक्सपांशन यानी वर्क डन बाय द गैस, तो वर्क डन पॉजिटिव लेना। कंप्रेशन होगा तो होगा वर्क, हम कंप्रेस कर रहे हैं, डन ऑन द गैस, तो वर्क डन लेना नेगेटिव। तो ये वैल्यूज याद रखो, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये उसका स्टेटमेंट है। The energy supplied to the system is used in two ways, to increase the internal energy and remaining is used to do external work. This is first law of thermodynamics। कहीं ऐसे लिखे FLOT, तो it is first law of thermodynamics।
अब हम पहले कुछ प्रोसेस लेंगे फिर आगे चलेंगे। ये नोट डाउन कर। अब देखो एक दो प्रोसेस लेंगे पहले। एक बात ध्यान रखना, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरो लॉ इजी था। पहले हम लोग ले रहे हैं आइसोबारिक प्रोसेस। इट इज द प्रोसेस और द चेंज इज occurring when the pressure is constant। प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ क्या था? V is directly proportional to T at constant pressure। So isobaric process is the process in which the system changes with pressure is constant। तो ये याद रखो, ग्राफ बता दो तो याद रखना। when thermodynamic system undergoes physical change, उसको भी physical change हो रहा such that pressure remains constant, that process is called isobaric process। when the thermodynamic system undergoes physical change with pressure constant, it is called isobaric process। चार्ल्स लॉ याद रखो, V is directly proportional to T। रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं V2 upon V1, it is P2 upon V2। इतना नोट डाउन करो पहले, फिर ग्राफ बना। यहाँ हम बोलेंगे इंडिकेटर डायग्राम बना रहे हैं। याद है ना, V is directly proportional to T। V is directly proportional to T, चार्ल्स लॉ है। and this is at constant pressure। now ग्राफ देखो, एरो पे सब कुछ डिपेंड करता। इंडिकेटर डायग्राम P और V के बीच में ड्रॉ करेंगे तो दैट डायग्राम इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम। ये है हमारा ग्राफ। प्रेशर कांस्टेंट तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा, और एरो अगर मैं इधर दे दूं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज। एरो इधर है, देखो। तो हम बोल सकते हैं कि ये ग्राफ में क्या हो रहा? एक्सपांशन। ठीक है। टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज। यानी हम ऐसे हीट कर रहे, देखो गैस को, पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन और इसके अंदर गैस है, और अब हम इस गैस को हीट कर रहे हैं। तो हीट की वजह से गैस एक्सपांड होगी। अगर गैस एक्सपांड होगी तो उसके पास एक्सपांशन के लिए जगह है, तो पिस्टन मूवेबल है, तो प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखो, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, और हीट हम सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं, हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम। हीट इज फ्लोइंग टू द सिस्टम। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट। अब इस पर से हम क्या लिख रहे हैं? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा, तो डेल्टा यू की वैल्यू हम लेंगे पॉजिटिव। बहुत फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के सभी वैल्यूज बता रहा, कौन से पॉजिटिव लेने हैं कौन से नेगेटिव लेने हैं। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, पॉजिटिव। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, तो जो हमारा वर्क डन है वो भी हम लेंगे पॉजिटिव। हीट इज फ्लोइंग टू द सिस्टम, सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं, तो डेल्टा क्यू इज ऑल्सो पॉजिटिव। ये याद रखना। तो यहाँ एक्सपांशन हो रहा, एरो इधर है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, हीट इज फ्लोइंग टू द सिस्टम। तो हीट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, पॉजिटिव। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, वर्क डन पॉजिटिव। हीट इज फ्लोइंग टू द सिस्टम, डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव। देख लो ये पहले। अगर इस ग्राफ का स्लोप बोला जाए, काम का नहीं है फिर भी देख लो। स्लोप का फॉर्मूला है y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट।
तो ठीक है, x कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहा, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, यानी dp 0, तो स्लोप 0। ये एक्सपांशन था। ये हटा देते, ये हटा देते, ग्राफ थोड़ा बदल रहा है, ध्यान देना, एरो बदल रहा है, खाली ग्राफ तो नहीं बदल रहा है। ये देखो, अब एरो हमने ऐसे दे दिया, यानी इधर जा रहे हैं, तो वॉल्यूम पहले ज्यादा है, बाद में कम हो रहा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा, मतलब हम स्टडी कर रहे हैं कंप्रेशन। टेम्परेचर डिक्रीज होगा, गैस ठंडी होगी, ये हटा देते, अपने आप धीरे 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 गैस कंप्रेस होती जाएंगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, हीट इज फ्लोज, यहां कर रहे हैं हम, नीचे लिख देता, आउट ऑफ द सिस्टम, हीट इज फ्लोइंग आउट ऑफ द सिस्टम, यानी मान लो गैस को हम ठंडा कर रहे हैं तो गैस कंप्रेस होगी, धीरे धीरे उसका वॉल्यूम कम, तो टेम्परेचर डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, हीट इज फ्लोइंग आउट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम में से निकाल रहे हैं हम लोग, तो कंप्रेशन है, याद रखो, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा तो डेल्टा यू की वैल्यू निगेटिव, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा तो वर्क डन की वैल्यू निगेटिव, heat is flowing out of the system, so delta Q is also negative। देखो, तो ये है compression। कौन सी प्रोसेस ले रहे हैं? आइसोबारिक प्रोसेस ले, नोट डाउन करो, फिर आगे चलो। आगे कुछ पॉइंट ले रहे हैं इसकी आइसोबारिक प्रोसेस की, ध्यान रखना। फर्स्ट, बल्क मॉडुलस, याद है ना, बल्क मॉडुलस इज डिनोटेड बाय K, Young's modulus, bulk modulus and modulus of rigidity. Modulus of rigidity and Young's modulus were the properties of solids only, but bulk modulus is the property of solid, liquid as well as gas. Bulk modulus K is equals to minus Bp into V upon dV, but यहाँ P क्या है? Constant. So dP is 0, so bulk modulus is 0. Next, work done. Work done is equals to integration जो लिया था हमने, VI VF P dV, तो वही इक्वेशन वापस से लिख रहे हैं, P कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ VI और ये VF और ये dV, तो V अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे तो फॉर्मूला बचेगा VF माइनस VI। अब देखो, अगर याद होगा तो PV इज इक्वल्स टू म्यू RT, ऐसा भी था, तो ये PV, तो इसकी जगह लिखेंगे म्यू R और T, सो TF माइनस TI, ये भी फॉर्मूला चलेगा। टेम्परेचर है T मतलब PF माइनस T, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू R डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर। ये देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखना है, इसलिए पहले भी हो चुका है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो डायरेक्ट आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमने लिखा था एनर्जी म्यू Cp इंटू dt, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, या स्टेप फॉलो कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला म्यू Cv इंटू dt प्लस P dV, या इसको हम लिखेंगे म्यू Cp इंटू dt, तो डेल्टा Q
तो एनर्जी सप्लाई टोटल ये है, उसमें से ये हुई यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड दिस इज यूज टू डू वर्क। देखिए नोट डाउन करते हैं। अच्छा एक ये चीज और याद रखना स्पेसिफिक हीट का, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट यहाँ लिखते हैं। ये डायरेक्ट याद रखना स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला R इन ब्रैकेट 1 प्लस F अपॉन ये डिग्री ऑफ फ्रीडम F। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना बस, बाकी तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो एक याद रखना, देख लो यहाँ पर। अच्छा जो भी स्टेट चेंज है, अच्छा ये मिटा देना, ठीक है, ये नोट डाउन कर देना। जो भी स्टेट चेंज है, स्टेट चेंज मतलब सॉलिड को हीट कर रहे हैं, वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, और लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो रहा गैस में। दे ऑल आर आइसोबारिक प्रोसेस। देखो एग्जांपल याद रखो, ठीक है, तो जैसे ये ले लेते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा, लिक्विड बॉइल हो रहा, तो बॉइलिंग हो रहा 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट दोनों भी केस में रहता, आइस कन्वर्ट हो रहा लिक्विड में 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर भी कांस्टेंट, तो इट इज आइसोबारिक प्रोसेस। तो ये याद रखना, all the state changes occurs at constant temperature and pressure, temperature is constant, pressure is constant, तो जो भी state change हो रहा वो constant temperature और constant pressure पे होगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर बोल सकते हैं आप लोग, या फ्रीजिंग भी चलता, उल्टा भी चलेगा, ये यहाँ पे सॉरी बॉइलिंग ऑफ वाटर बोलो, लिक्विड टू गैस, या फ्रीजिंग बोलो, एक ही बात, स्टेट चेंज आ रहा वो ध्यान, तो हम एक इसमें भी कर सकते हैं, सॉलिड को हीट करके लिक्विड, लिक्विड को हीट करके गैस बना रहे हैं, तो सॉलिड जब पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होगा तो बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये एग्जांपल है। फ्रीज भी करेंगे गैस को लिक्विड में, तो भी टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, तो स्टेट चेंज जहां हो रहा सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस, तो ये याद रखना। तो अभी तो लिक्विड टू गैस ही रखो, सॉलिड लेने की लिक्विड टू गैस, बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो दोनों भी स्टेट चेंज जो है सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, दे ऑकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, सो दे आर आइसोबारिक प्रोसेस। ये देखो एक बार मिटा दो इसको। नेक्स्ट प्रोसेस देखो, इट इज आइसोकोरिक, या उसको दूसरा नाम है आइसोमेट्रिक प्रोसेस, अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस या thermodynamic system in which is undergoing a physical change such that volume is constant. अगर volume constant है then that process is called isochoric process or isometric process, volume constant। अगर याद होगा गेल-यूसेक लॉ, P is directly proportional to T at constant volume, or we can write P2 upon P1 is equals to T2 upon T1। अब हम गैस को ऐसे हीट कर रहे हैं, हमारा कंटेनर पूरा पैक है, यानी वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं सकता। अब इसके अंदर जो गैस है अब हम उसको हीट कर रहे हैं, ये गैस है उसको हम हीट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गैस एक्सपांड होने की कोशिश करेगी, बट वॉल्यूम चेंज होने नहीं वाला, एक्सपांशन के लिए जगह नहीं है, तो क्या इंक्रीज होगा, प्रेशर। तो यहां हम लिख लेते हैं
ये न्यूटन्स लॉ, P is directly proportional to T, volume is constant. So a thermodynamic system undergoes physical change such that its volume remains constant. That change that process is called isochoric or isometric process. ये देखो करेंगे क्या, ठीक है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे, इंडिकेटर डायग्राम भी बनाना P और V के बीच में। तो पहले ये ऐसे ग्राफ बन गया, अब एरो डिसाइड करेगा वॉल्यूम कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे एरो दिया, मतलब प्रेशर क्या हो रहा, इंक्रीज। ध्यान से ग्राफ देखो, तो हम यहां लिखेंगे आइसोमेट्रिक हीटिंग, हम हीट कर रहे हैं क्योंकि देखो प्रेशर इंक्रीज हो रहा, ये प्रेशर पहले कम था फिर इंक्रीज हुआ, तो हम आइसोमेट्रिक हीटिंग बोलेंगे, हीट करेंगे तभी प्रेशर इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हीटिंग तो डाल दिया, टेम्परेचर क्या हो रहा, इंक्रीज, प्रेशर क्या हो रहा, इंक्रीज। थर्ड, हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा, तो डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव। फोर्थ, डेल्टा क्यू इट इज ऑल्सो पॉजिटिव, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही, और हीट हम दे रहे हैं सिस्टम को, तो डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव। एंड वर्क डन इज जीरो, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला PdV पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का काम है, ये भी याद रखो। और ये ग्राफ आइसोमेट्रिक हीटिंग, देखो स्लोप भी निकाल ले सकते हैं अगर निकालना चाहे तो। स्लोप इट इज y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, ये dv 0, तो slope of this graph can be written as infinity। नेक्स्ट देखते हैं, अब सिर्फ हमारे को एरो की, अच्छा हमने हेडिंग नहीं बता दी, यहाँ डालते हैं आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस है यार, आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक, तो ये आइसोमेट्रिक हीटिंग था। अब देखेंगे आइसोमेट्रिक कूलिंग। अब हम हीट नहीं कर रहे, कंटेनर पैक है उसको कूल कर रहे, कूल करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, गैस का टेम्परेचर अगर कम हो रहा, तो जैसे हम हीट कर रहे थे तो गैस एक्सपांड होने की कोशिश कर रही थी, अब हम कूल कर रहे हैं तो गैस कंप्रेस होगी, तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा, एनर्जी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा तो ये इंटरनल एनर्जी डिक्रीज निगेटिव, हम एनर्जी उसमें से निकाल रहे तो ये निगेटिव, वर्क डन अगेन जीरो, स्लोप से सिर्फ एरो की डायरेक्शन बदलना, डायरेक्शन बदलना, डाउन, प्रेशर डिक्रीज की, कूलिंग कर रहे तो पहले इसमें एरो अपवर्ड डायरेक्शन में था, अब एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये हो गया आइसोमेट्रिक कूलिंग। तो एरो चेंज करना रहेगा, पहले लिख दिया एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, प्रेशर डिक्रीज, कूल कर रहे हैं इसको, हीट निकाल रहे हैं, हीट निकाल रहे हैं तो ये नेगेटिव, टेम्परेचर कम होगा, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव, वर्क डन जीरो। नेक्स्ट चलते आगे, आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस याद रखो। और आइसोमेट्रिक कुछ पॉइंट्स बता याद। ना फर्स्ट पॉइंट बल्क मॉडुलस ले लेते, जैसे इसके वाली पहले वाले प्रोसेस में लिया था, बल्क मॉडुलस K इज इक्वल्स टू माइनस dP इंटू V अपॉन dV। ये हुआ है इलास्टिसिटी चैप्टर में, dV
चेंज इन वॉल्यूम 0, अपॉन में 0, तो K की वैल्यू इनफाइनाइट। ठीक है। नाउ सेकंड वर्क डन ले लेते। वर्क डन PVV and it is 0, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, तो वर्क डन 0। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, तो इट इज म्यू CV और इंटू dt प्लस 0, तो ये डेल्टा Q का आंसर है। अगर याद होगा तो CV का इसके पहले वाले वीडियो में बताया था R अपॉन गैमा माइनस 1, तो यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं। डेल्टा Q इज इक्वल्स टू म्यू CV की जगह R अपॉन गैमा माइनस 1 इंटू dt, म्यू R dt, सो P इंटू V इट इज म्यू R T। उसकी जगह अगर चाहे तो आप रिप्लेस कर सकते, म्यू R dt की जगह P इंटू V, तो ऐसा लिखने की जगह ऐसे PF VF तो सेम ही, ठीक है, फाइनल इनिशियल सेम ही रहेगा, अपॉन गैमा माइनस 1, तो हम V कॉमन निकालेंगे, PF माइनस PI, V सेम कॉमन और अपॉन में गैमा माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद देखो, नोट डाउन कर। V कॉमन निकाल लिया मैंने, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो PF माइनस PI, ये इसको dt को, अच्छा अगर आप लोगों ने लिख लिया होगा तो मैं यहाँ चेंज करके बता देता, T2 माइनस T1 dt की जगह ऐसा भी लिख सकते हैं, म्यू RT की जगह ये लिखा है, म्यू RT की जगह ये लिखा है, तो ये है फाइनल और ये है इनिशियल, क्या चलेगा वैसे। डेल्टा T वॉल्यूम से बाहर, और एक स्पेसिफिक हीट का ये डायरेक्ट याद रखना, इस प्रोसेस के लिए CV इज इक्वल्स टू R इंटू F अपॉन 2, ये फॉर्मूला याद रखना। जैसे फिर CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, CP इज इक्वल्स टू R प्लस ये लिख लेंगे R F/2, R कॉमन 1 प्लस F/2, तो अगर याद होगा इसके पहले जो हमने लिखा था आइसोबारिक प्रोसेस, उसमें CP की वैल्यू ये याद रखने को बोला था, R इन ब्रैकेट 1 प्लस F अपॉन 2, ये आइसोकोरिक प्रोसेस, ये आइसोबारिक प्रोसेस CP, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ये 4। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे वाला आइसोथर्मल, साइक्लिक और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा लेंगे, ये नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।